प्रिय प्रशिक्षुओं, आज के इस ऑनलाइन शिक्षा सत्र में आप लोगों का स्वागत है। आज का सत्र डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के लिए है और प्रकरण है आधुनिक भारतीय शिक्षा व्यवस्था। पूर्व में आप वैदिक कालीन, बौद्धकालीन और मुगल कालीन शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन कर चुके हैं। तो आज इस आधुनिक भारतीय शिक्षा का अध्ययन हम सुविधा की दृष्टि से दो भागों में करेंगे। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय शिक्षा और स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय शिक्षा व्यवस्था कैसी रही है। तो आज हम देखते हैं कि स्वतंत्रता पूर्व भारतीय शिक्षा के बारे में और कुछ मुख्य बिंदु हैं उनको देखते हैं। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय शिक्षा, जैसा कि आप पूर्व में से परिचित ही हैं कि जो हमारा भारत देश है वो मुसलमानों का गुलाम रहा और मुसलमानों के बाद अंग्रेज़ों का शासन हमारे देश पर रहा। तो इस शासनकाल को भी सुविधा की दृष्टि से हम तीन भागों में बांटेंगे। पहला भाग रहेगा 1757 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक, क्योंकि इस काल में कंपनी का शासन रहा है। कंपनी मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसा कि आपने पढ़ा है कि मुग़ल शासक जहांगीर के ज़माने में एक ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंग्लैंड की कंपनी थी, भारत से व्यापार करने के लिए आई थी और उसने शहंशाह से व्यापार करने की अनुमति ले ली थी और वो भारत से व्यापार करने लगी थी। धीरे धीरे मुग़ल शासक कमज़ोर होते गए और 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद सल्तनत की लड़ाई शुरू हो गई और धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू कर दिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि सन 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला हार गया और कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का उसमें विजय हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर अपना अधिकार जमा लिया और 1757 ईस्वी से नियमित रूप से वो शासन करने लगे। तो यहाँ 1757 से लेके 1857, जब भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, इतने बीच की जो शिक्षा व्यवस्था है उसका हम एक बार अध्ययन करेंगे, बाकी का अलग करेंगे। तो जब अंग्रेज़ों का आधिपत्य हुआ उस समय हमारे देश में जो देसी शिक्षा व्यवस्था थी उसका जाल बिछा हुआ था। हिंदू और मुसलमान, जो हिंदू नाम भारतीय लोगों को मुसलमानों ने दिया था। मुसलमानों के आने से पहले यहाँ जो भारतीय लोग थे उनको भारतीय बोला जाता था, हिंदू नहीं बोला जाता था, क्योंकि हिंदू फारसी शब्द है। तो हिंदू और मुसलमान इन दोनों के शिक्षा प्रदान करने के तरीके वही अपने परंपरागत थे। जो बीच का पीरियड है बुद्धिस्ट या मठ, इनको नष्ट कर दिया गया था और हिंदू और मुसलमान दो लोग रह गए थे और इनका जो शिक्षा का देने का जो कार्यक्रम था वो पूर्व की भांति चल रहा था। हिंदू अपना संस्कृत के माध्यम से गुरुकुल व्यवस्था के और मुसलमान अपने मकदब और मदरसे के माध्यम से शिक्षा दे रहे थे। तो इस देसी शिक्षा से मतलब किसी को नहीं था, अंग्रेज़ों को अपना राज्य करना था। तब भी सन 1922 में सर टॉमस मुनरो ने एक सर्वेक्षण करवाया जिसमें ये बात निकल के आई कि उस समय भारत के प्रत्येक गांव में लगभग एक संस्कृत या उर्दू फारसी विद्यालय अवश्य था जिसमें कि शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन सुचारू रूप से चलाने के लिए एक योजना बनाई और उसने देखा कि यहाँ हिंदू और मुसलमान आपस में बहुत लड़ रहे हैं, तो
कैसे इनको कब्जे में किया जाए। तो उस समय एक शिक्षाविद थे जोनाथन डंकन, उन्होंने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में एक मदरसे का निर्माण करवाया और उससे मुसलमानों को शिक्षित करने का अपना एजेंडा चलाया। इसी क्रम में 1792 ईस्वी में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई, जिसे हिंदुओं के पढ़ाने के लिए रखा गया। तो इस तरीके से उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को शिक्षित करने के लिए या उनको अपने आधिपत्य में लेने के लिए एक मदरसा खोल दिया और एक संस्कृत विद्यालय खोल दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा व्यवस्था देशी रूप से चल रही थी। लेकिन इसी दौरान सन 1810 के करीब डंकन ने ये और घोषणा कर दी कि इस शिक्षा व्यवस्था को चलाने के लिए हम सरकारी अनुदान की व्यवस्था करेंगे। और उसने कहा कि 1 लाख रुपया है, इसको चाहे तो कलकत्ता मदरसा के लिए दे दो या संस्कृत के लिए दे दो। तो इस बात को लेकर के जो 1 लाख रुपया था अनुदान, उसका उसने कहा चाहे इनमें लगा दो, लेकिन शर्त ये रहेगी कि इनमें भी हम अंग्रेजी का अध्ययन करवाएंगे, अंग्रेजी पढ़वाएंगे। तो इस बात को लेकर के प्राच्य और पाश्चात्य विवाद शुरू हो गया, क्योंकि जो प्राचीन लोग थे संस्कृत और अरबी फारसी वाले, वो कह रहे थे कि शिक्षा का माध्यम हमारी भाषा रहेगा, लेकिन अंग्रेज़ों का ये था कि जो भी हम अनुदान देंगे, ये अनुदान वर्तमान या जो हमारी अंग्रेजी है इसके माध्यम से शिक्षा चलनी चाहिए। तो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद इतना बढ़ गया कि संभले नहीं संभला। तो इसी दौरान जब लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल थे, उसी समय 1835 में उन्होंने ये घोषणा कर दी कि ये लड़ाई बंद करो, जो भी शिक्षा व्यवस्था है वो अंग्रेजी के माध्यम से चलेगी और यूरोपीय इतिहास का अध्ययन करना पड़ेगा। यदि आप अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तो आप सरकार के, कहने का मतलब हमारी हुकूमत के मतलब के नहीं रहेंगे। इसी दौरान 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले, जो कि वो भारत के गवर्नर जनरल बन के आए थे, उन्होंने एक नई घोषणा कर दी और उन्होंने कहा कि ये विवाद बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दिया जाए, इस विवाद का कोई भी मतलब नहीं है। और उसने जो 1813 में जो आज्ञा पत्र जारी किया गया था, उस आज्ञा पत्र को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट घोषणा कर दी कि आपको ये जो धनराशि दी गई है, ये प्राच्य के लिए नहीं, ये केवल पाश्चात्य शिक्षा के लिए रहेगी। और इस तरीके से 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया, इसे मैकाले मिनट के नाम से जाना जाता है, और वो अंग्रेजी साहित्य और सभ्यता का प्रबल समर्थक था। उसने यहाँ तक कहा कि अंग्रेजी साहित्य का जो गुणगान है वो यहाँ तक किया, और उसने कहा कि एक अच्छे अंग्रेजी के पुस्तकालय की एक अलमारी के बराबर ही संपूर्ण संस्कृत और अरबी का साहित्य। तो इस तरीके से उसने जो प्राच्य साहित्य था उसकी खिल्ली उड़ाई और उसको हंसी उड़ाई। मैकाले ने कहा कि ये जो आपका प्राच्य साहित्य है, इसमें तमाम मूर्खतापूर्ण बातें बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, इसमें ज्योतिष सिखाया जाता है, जिसको सुनकर अंग्रेजी के बच्चे हंसेंगे, हमारे इंग्लैंड के बच्चे हंसेंगे। और उसने कहा तुम्हारे इतिहास में 30 फुट लंबे राजा पढ़ाए जाते हैं, क्या ऐसा संभव है? ऐसे समुद्रों के बारे में बताया जाता है जिसमें दूध भरा पड़ा है, शहद भरा पड़ा है, मक्खन भरा पड़ा है, ये सब बेकार की बात है। और यहाँ जो चिकित्सा पद्धति है वो भी किसी मतलब की नहीं। तो इस तरीके से उसने कहा कि जो संपूर्ण प्राच्य साहित्य है वो किसी मतलब का नहीं है, अवैज्ञानिक है, अविवेकपूर्ण है और हास्यास्पद बातें इसमें भरी पड़ी हैं। इसलिए उसने प्राच्य साहित्य को अविकसित और गंवारू कहा। और 1813 में जो उसने अपना मिनट या घोषणा पत्र जारी किया, उसके मुख्य बिंदु हैं वो देखिए थोड़ा सा। उसने कहा कि साहित्य शब्द का तात्पर्य केवल प्राच्य साहित्य से नहीं है,
अंग्रेजी साहित्य से ही मतलब है। विद्वान, मैकाले ने कहा कि विद्वान शब्द केवल उसी के लिए है जो जॉन लॉक के दर्शन को और जॉन मिल्टन की कविताओं का ज्ञान रखता है। कहने का मतलब जो अंग्रेजी पढ़ा लिखा है। उसने कहा कि अंग्रेजी विश्व की सर्वोत्तम भाषा है, भारत में इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए क्योंकि शासक तथा उच्च वर्ग इसका प्रयोग कर रहे हैं। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान विशाल भंडार को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। अंग्रेजी ही नवजागरण का एकमात्र साधन है। विश्व के उन्नतशील जितने भी राष्ट्र हैं उनमें अंग्रेजी बोली जाती है। और उसने कहा कि जिस प्रकार से इंग्लैंड में लैटिन भाषा के कारण नवजागरण काल आया था, उसी तरीके से अंग्रेजी के माध्यम से भारत को विकसित किया जा सकता है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। और उसने कहा कि इससे सरकार पर आर्थिक रूप से भी कोई भार नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्राच्य विद्यालयों में छात्रों को छात्रवृत्तियाँ जो देना पड़ता है ये भी नहीं देना पड़ेगा, इसको बंद कर दिया जाएगा। और जो अंग्रेजी विद्यालय होंगे उनको किसी तरीके का भार नहीं उठाना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तत्कालीन गवर्नर जनरल ने मैकाले के विचारों को एकदम हूबहू स्वीकार कर लिया और पाश्चात्य शिक्षा की प्रगति के लिए जो समुचित शिक्षा व्यवस्था थी उसकी घोषणा कर दी गई। तो और इस तरीके से अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीय लोगों पर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दिया जाना थोप दिया गया। आगे फिर मैकाले मिनट की जो शिक्षा व्यवस्था भारतीयों पर थोप दी गई थी, इसको देखते हुए सन 1948 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने इस व्यवस्था का विरोध किया और उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा या स्त्री शिक्षा के लिए आगे कदम बढ़ाया और उन्होंने पहला बालिका विद्यालय भारतवर्ष में खोला। और इस बालिका विद्यालय या महिला विद्यालय को खोलने का श्रेय ज्योतिबा फुले को जाता है। फिर ये व्यवस्था चलती रही और जो अंग्रेजी को थोप दिया गया था उसको लोग पढ़ने लगे और बाबू बनना शुरू हो गए। इसके बावजूद भी इसमें सुधार की कोशिश की गई और प्रयास किया गया और सन 1854-55 में वुड घोषणा पत्र जारी किया गया। और इस वुड घोषणा पत्र से पूर्व भी एक जो इन्होंने राज्य पुनर्गठन किया था अंग्रेज़ों ने, इसमें संयुक्त प्रांत आगरा व अवध जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है इसको बनाया गया और इसका जो वायसराय था वो जेम्स टॉमसन को बनाया गया। और जेम्स टॉमसन ने 1843 ईस्वी में प्राथमिक शिक्षा को एक सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यवस्था की और उसने प्राथमिक विद्यालयों को खोलना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से जेम्स टॉमसन को भारतीय प्राथमिक शिक्षा का जनक भी माना जाता है। तो अब हम आते हैं 1854 के वुड का घोषणा पत्र, जो कंपनी का आज्ञा पत्र था जो 1833 में बना था, उसको बदलने की सिफारिश की गई और 20 वर्षों के बाद सन 1853-54 में उसको बदला जाना था। तो कंपनी के डायरेक्टर ने ये कहा कि भारतीय शिक्षा की अवहेलना करना ठीक नहीं है, क्योंकि हिंदुओं पर और मुसलमानों पर शासन उनके अनुसार ही किया जाना चाहिए। तो ब्रिटिश संसद ने एक संसदीय प्रवर समिति का गठन किया और इस कमेटी को भारतीय शिक्षा का अध्ययन करने के लिए भारत भेजा। और इस कमेटी का जो मुखिया था वो चार्ल्स वुड था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष था। उसे प्रवर समिति ने अपना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए वो भारत आया और 19 जुलाई 1854 को उसने अपनी जो शिक्षा नीति थी वो घोषणा की और अपनी सिफारिशें लागू करने के लिए कहा। तो उसके
वुड के घोषणा पत्र में जो बातें थी वो मैंने नोट की हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सारी बातें आप और जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहली बात उसने कही कि शिक्षा का माध्यम। उसने कहा कि भारतीय क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार और प्रचार करने का जो दायित्व है वो कंपनी का ही है, और कंपनी को इस शिक्षा का दायित्व पूरा करने के लिए जो शिक्षा का माध्यम है वो अंग्रेजी ही रखना चाहिए, क्योंकि संस्कृत, अरबी, फारसी ये जो भाषाएं हैं वो इतनी सक्षम नहीं हैं कि वो अंग्रेजी की बराबरी कर सकें। इसलिए जो शिक्षा का माध्यम है वो उच्च स्तर पर अंग्रेजी ही रखा जाए, जो नीचे की शिक्षा है वो चाहे मातृभाषा में दे दी जाए, उसकी कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अगली चीज़ उसने शिक्षक प्रशिक्षक, उसने कहा कि यहाँ के जो टीचर्स हैं वो सब बेकार हैं, कुछ पढ़ाना लिखाना जानते ही नहीं हैं, वो बातें बताते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए उसने टीचर ट्रेनिंग की व्यवस्था के लिए सिफारिश की कि शिक्षकों को ट्रेंड किया जाए। और उसने घोषणा की कि प्राच्य साहित्य को अंतिम उद्देश्य माना जाए और यूरोपीय साहित्य, विज्ञान, कला, दर्शन और धर्म का ज्ञान प्रदान किया जाए, क्योंकि मुसलमानों की तरह इनका भी उद्देश्य था वो अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना था। तो उसने कहा कि जो यूरोपीय भाषा है अंग्रेजी, उसी को यहाँ का माध्यम बनाया जाए। और उसने जो प्रांत थे, अलग अलग प्रांत, उनमें जन शिक्षा विभाग जो बनाए जाएं, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, और इनका जो अधिकारी है वो जन शिक्षा निदेशक बनाया जाए, और जन शिक्षा निदेशक की सहायता के लिए जिला स्तर पर अधिकारी बनाए जाएं। और उसने कहा कि इसमें उप निदेशक और उप अधिकारियों की भी नियुक्ति की जाए। अगली बात उसने कहा कि सरकारी संस्थानों में स्वैच्छिक धार्मिक शिक्षा, जो पढ़ना चाहे धार्मिक शिक्षा वो ले, और जिसको न पढ़ना हो वो न ले, ये स्वैच्छिक कर दिया। तो जाहिर सी बात है मुसलमान अरबी फारसी पढ़ने लगे, जो हिंदू थे वो संस्कृत पढ़ने लगे, और जो धार्मिक उन्माद था वो बरकरार बना रहा, क्योंकि उन्हें तो लड़ाना ही था। तो फिर उसने व्यवस्था करने के लिए कहा। अगला उसका जो प्रतिवेदन में बिंदु था वो था कि विश्वविद्यालयों की स्थापना करना, और उसने कहा कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं, जिनके जो आधार है वो इंग्लैंड का हो, और इसमें चांसलर, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, सीनेटर ये इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी के आधार पर ही हों। उसने एक बात और कही कि यहाँ प्राथमिक शिक्षा का या हायर सेकेंडरी का कोई मतलब नहीं है। तो उसने कहा हायर सेकेंडरी स्तर पर जो भारतीय शिक्षा है उसको बांटा जाए और भाषाओं का अध्ययन भी करवाया जाए। और उसने कहा कि संपूर्ण भारत में श्रृंखलाबद्ध विद्यालयों की स्थापना की जाए, इसमें ग्रेजुएशन, प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल और कॉलेज इस तरीके से हों। इससे पूर्व 1935 में मैकाले ने जो फिल्ट्रेशन थ्योरी की कल्पना की थी, निस्यंदन प्रणाली की, उसने कहा कि इससे जनता का भला नहीं होने वाला है, इसलिए इनको शिक्षा शुरू से ही अंग्रेजी की दी जानी चाहिए। और उसने एक बात और कही कि जो भी विद्यालय हैं उन विद्यालयों को अंग्रेजीकरण कर दिया जाए, और उन विद्यालयों को ग्रांटेड एड दे दी जाए, जिससे कि उसमें जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनको वेतन मिल सके और इन अध्यापकों को ट्रेंड भी किया जा सके। और उसने कहा कि जो विद्यालय धर्मनिरपेक्ष हैं, जो किसी धर्म से मतलब नहीं रखते हैं, बिना भेदभाव की व्यवस्था करते हैं, ऐसे विद्यालयों की स्थापना की जाए। छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए, ऐसे विद्यालय, और ऐसे विद्यालय जिनका संचालन स्थानीय व्यक्तियों के हाथों में हो, ऐसे विद्यालयों की स्थापना की जाए और इन्हें अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा देने के लिए स्वतंत्र कर दिया जाए। और उसने ये भी कहा कि इन विद्यालयों का जो नियम पालन का सिद्धांत है वो कंपनी को अपने हाथों में ले लेना चाहिए। उसने स्त्री शिक्षा के लिए भी बालिका विद्यालयों के खोलने की घोषणा करवाई, और उसने एक सिफारिश और की कि जो प्रेसिडेंसी में
शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय हैं उनको भी शुरू किया जाए। आपने पढ़ा होगा कि बीटीसी से पहले जो नॉर्मल स्कूल हुआ करते थे उनसे शिक्षा व्यवस्था का जो है शिक्षक प्रशिक्षण का कार्य चलता था। तो बुड के घोषणा पत्र में ये भी कहा गया कि जो व्यावसायिक शिक्षा है, चाहे वो चिकित्सा, कानून, इंजीनियरिंग किसी की भी हो, उसके लिए अलग से विद्यालय खोले जाएं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो बुड ने घोषणा पत्र तैयार किया उसमें एक आखिरी चीज़ और रहेगी, क्रमिक स्थानांतरण को और विश्वविद्यालयों की स्थापना। क्रमिक स्थानांतरण क्या नाम होता है, जो सरकारी विद्यालय हैं उनका और जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनके जो शैक्षणिक विभाग है उसमें पारस्परिक स्थानांतरण की व्यवस्था भी की जाए, जिससे कि शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से ठीक से चलाया जा सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये बुड का घोषणा पत्र, और इसके आगे फिर 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया और लड़ाई का माहौल बन गया। इससे पहले कुछ हो पाता, लड़ाई का माहौल छिड़ गया और इसमें हिंदुओं ने और मुसलमानों ने दोनों ने एक साथ मिलकर के पूरे जोशो खरोश के साथ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। इससे अंग्रेज़ों की आंखें खुल गईं और उन्होंने सोच लिया कि इनके ऊपर बगैर शक्ति किए हम राज्य नहीं कर सकते। तो उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को कुचल दिया गया, दबा दिया गया, और जो भारत का राज्य था वो कंपनी के हाथ से निकल करके ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथों में चला गया। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि 1757 ईस्वी से 1857 ईस्वी का जो कालखंड है, लगभग 100 साल का, ये कंपनी के शासनकाल में रहा था, और 1858 से पार्लियामेंट का शासन आ गया। तो कल के लिए 1857 से 1905 जिसमें कि पार्लियामेंट का शासन रहा है उसका हम अध्ययन करेंगे। आज का सत्र आपका यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।